नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते जब हम बातचीत करेंगे तो बहुत बड़ी चर्चा चल रही है पूरे देश में एक अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट की, जिसमें तमाम देशों के 100 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया है और काफ़ी इसकी चर्चा चल रही है। इससे जुड़े कुछ विवाद भी हैं। इन तमाम जो पहलू हैं इस पूरे आयोजन के, उस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमानों का एक पैनल भी है। स्टूडियो में मेरे साथ दो साथी मेरे बैठे हैं, मौजूद हैं, शार्दुल कात्यायन और आनंद प्रधान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन हमारे एक और साथी, चर्चा के अभिन्न अंग जो हैं, हृदय जोशी, वो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हृदय आपका चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल। और साथ में हमारे जुड़ेंगी थोड़ी देर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिरांडा हाउस की प्रोफेसर हैं आभा देव हबीब, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे भी हम इस चर्चा में तमाम जो आज के विषय हैं जिन पर बातचीत होने वाली है उन पर बातचीत, उनकी राय और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हमारा एनएल सेना जो नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। बुलडोज़र इन काशी, बनारस में बुलडोज़र, इस नाम से हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है। और ये एनएल सेना प्रोजेक्ट बनारस में जो नए सिरे से पुनर्निर्माण के नाम पर, सुंदरीकरण के नाम पर जो बहुत सारे काम चल रहे हैं, निर्माण योजनाएं चल रही हैं, उसको लेकर एक बड़े पैमाने पर विरोध और नाराज़गी का आलम देखा गया है। तो इस पूरे पहलू पर हम एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट आज कर रहे हैं और इसको पूरे इसके हर हिस्से को कवर करने की कोशिश करेंगे इस एनएल सेना के तहत। तो इस पे आप मेरे बगल में आपको एक क्यूआर कोड इस एनएल सेना से जुड़ा दिख रहा होगा। इसको आप सपोर्ट करें, हमें आपके मदद की ज़रूरत है इस एनएल सेना प्रोजेक्ट के लिए। बनारस की जो पूरी पहचान है, उसकी जो पुरानी पहचान है, उसका जो एक एक भदेस चेहरा है, एक जो गलियों का पतला और सकरी गलियों का जो वो है, उन सब को ख़त्म करके कुछ हिस्सों में चमकाने के लिए सुंदरीकरण के नाम पे चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, बहुत कुछ गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा है। आप लोगों ने देखा था कुछ साल पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर भी एक बड़े पैमाने पर विध्वंस और तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी। तब भी काफ़ी विरोध और इस तरह की चीज़ें हुई थी। और अब एक बार फिर से यही सब बनारस में हो रहा है नए सिरे से। तो ये हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है जिसको आप मदद करें ताकि हम जल्द से जल्द इस पूरी सीरीज़ को आप तक पहुंचा पाएँ। और आपके पत्र हमें ज़रूर मिलते रहें। आपके पत्रों से हमें इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स के पत्र आए भी हैं, तो हम इस चर्चा में उन पत्रों को शामिल भी करेंगे। तरीका बहुत आसान है आपके पत्र मिलने का हमें। आप सीधे www.newslaundry.com/podcast-letters पे जाकर अपने पत्र भेज सकते हैं, या फिर सीधे हमें ईमेल के ज़रिए भी अपने पत्र भेज सकते हैं podcasts@newslaundry.com पर। तो प्रोफेसर आभा देव हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं और चर्चा को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए, जो कि इमर्ज करते हुए एक इकोनॉमी है जिसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और वो ये चैलेंजेस बहुत बेसिक किस्म के हैं। अभी हमारे यहाँ कहते हैं कि रोजी रोटी का भी चैलेंज है, खाने पीने की भी चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा उसके ऊपर जाएं तो पढ़ाई लिखाई से लेकर, और फिर एस्पिरेशन की भी चैलेंजेस हैं कि लोग बहुत आगे भी जाना चाहते हैं, दूसरी दुनिया भी देख रहे हैं, तो उससे भी कॉम्पीट करने की इच्छा रखते हैं। तो ये कई तरह के एक पैरेलल कंपटीशन या एक रेस चल रही है। ऐसे में टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो इनमें से बहुत सारी चीज़ों का इलाज, हल ढूंढ सकती है। क्योंकि 1.5 अरब के आसपास जब आपकी आबादी हो तो आपको बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, खंगालना पड़ता है। तो उस लिहाज से ये जो टेक्नोलॉजी है या एआई जो आ रही है, वो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी लेकर आ रही है। ऐसा मुझे लगा कि लोग बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक गलगोटिया का जो वाकया हुआ उसने इस पूरे मामले को एकदम से पूरा अटेंशन एक अच्छी चीज़ से बहुत दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो एक तो ये है, उस पर मैं आपका आभा मैम, आनंद और शार्दुल और हृदय की राय जानना चाहता हूँ कि समिट के तौर पर एक एक लार्जर फलक पे जो एआई जैसी चीज़ है, जो हमारे हिंदुस्तान की चुनौती है, उस पर इस तरह की चीज़ों के
क्या परिणाम है और उसको किस नज़रिए से देखा जाए। और फिर हम इसके दूसरे उस पर आएंगे जो कि हमारा स्पेसिफिक गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो जो एक मोरालिटी और एथिकल कंडक्ट के भी दायरे में जाता है, और फिर हायर एजुकेशन और एजुकेशन की क्वालिटी, उन सब पे उस पर हम बाद में आएंगे। पहला मेरा बेसिक सवाल ये है कि एआई समिट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम सचमुच रिसर्च के मामले में एक कस्ब पे हैं, और एआई, मशीन लर्निंग और बिग डाटा को हैंडल करना सारे रिसर्च फील्ड्स का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेगा। मतलब मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तमाम जो रिसर्च है उसके लिए बोल रही हूँ। तो हमारे स्टूडेंट्स की तैयारी उस ओर होनी चाहिए। समिट सिर्फ पीआर एक्सरसाइज है या समिट के कोई पैर भी हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। और एज अ एजुकेटर जो 25 साल से एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, मैं मिरांडा हाउस में पढ़ाती हूँ, और मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, तो क्या एआई समिट करने से हम उस मुकाम पे पहुँच पाएंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं? तो अगर आप देखेंगे कि हमारा R&D में निवेश कितना है, है ना, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार ने क्या एआई, मशीन लर्निंग या इस सब से जुड़ा हुआ आईआईटीज़ के और कोई ख़ास मनी किया है? आईआईटीज़ अगर आप गूगल करेंगे तो हवाले हैं काउडंग के ऊपर रिसर्च के लिए। अभी आपने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का वक्तव्य सुना, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। तो आईआईटीज़ अगर आप देखें तो हमारे लिए डीआरडीओ, इसरो, आईआईटी, स्पेशली आईआईटीज़, अगर आप नेक्स्ट लेवल के इंजीनियर्स क्रिएट करना चाहते हैं, या जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी और फंडिंग बढ़ा है या नहीं, और एक बड़ा नंबर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट का आता है, तो बात यह है कि आप एआई और इसको फिर एक एलीट की चीज़ बनाना चाहते हैं या उससे वाकिफ़ करवाना चाहते हैं आम जनता को भी। ओके, या हाँ, या उसका डेमोक्रेटाइजेशन, या एक स्टूडेंट जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी में जाता है या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता है, क्या वो एस्पायर कर सकता है कि वो आज एक मशीन लर्निंग या डेटा साइंस को लर्न करके उधर पहुंच जाए जहां वो एआई कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, सिर्फ चैट जीपीटी से अपने एसे ना लिखवा रहा हो? तो उसके लिए जब तक आप निवेश नहीं करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। कुछ हिस्टोरिकल हेजिटेशंस हैं, जैसे जब इंटरनेट भी आया था 90 के दशक के अंत तक, 98 में एक नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट पॉल क्रूगमैन ने, जो कि खुद इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था इसका बहुत माइनर जो है इफ़ेक्ट होगा विश्व अर्थव्यवस्था पे, जो कि समय के साथ गलत साबित हुआ। तो एआई को लेकर जैसे इस वर्ष के शुरू में ही बहुत लोग बोल रहे थे कि अब ये एक जो है एक बस्ट का समय आया है, इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई है, रेवेन्यू कम आएगा। तो ये सब तरह की, जैसे .com बूम बस्ट हुआ, बबल बात हुई। दो दिशा इसकी हो सकती है कि एक, क्या हम जैसे उसके लिए मैन पावर क्रिएट करें जो कि ऑलरेडी बिल्ट स्टैक है, उसको जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह से, और उस पे हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को दें, या फिर सोवरेन आए, जैसे सर्वम की बात की गई, या सर्वम आया एक सोवरेन और फाउंडेशनल एआई का एक उदाहरण था। तो दूसरी दिशा ये है एआई, एक तो ये आप समझिए आवरण अलग और पीछे कुछ और। एआई सिर्फ कहना कुछ नहीं बताता आपको, जो भी सारे अचीवमेंट बताए जा रहे हैं वो मशीन लर्निंग के हैं। मशीन लर्निंग जो जैसे प्रोटीन फोल्डिंग में रिसर्च है, फैट मॉलिक्यूल्स के अलग अलग पहचानने में रिसर्च है, टीबी कैंसर मॉलिक्यूल्स पहचानने में, ये सब मशीन लर्निंग की है। लेकिन जो ये बेच रहे हैं वो है एलएलएम, जो यूज करते हैं लोग, ग्रॉक, जेमिनाई। एलएलएम को बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, एलएलएम माने लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो वो क्या कर रहा है, उसके पास इंटरनेट से उठाया हुआ सब कुछ लिखा हुआ चीज है, और वो उसको, और ये बात समझिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूं इस तर्क से, मैं पहले बताया था कि वो किसी सॉल्यूशन पे कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। उतना ही कंफ्यूज है जितना हम। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो अगला शब्द जो भी आप उससे पूछते हैं, उसके जवाब में वो शब्द किस सीक्वेंस में आएंगे वो डिसाइड करता है, एग्रीगेट एवरेज लेके उस शब्द के आसपास के सारे शब्दों का। उसको नहीं पता कि वो शब्द आना भी चाहिए या नहीं, उसको ये नहीं पता कि पानी गीला है। जो एपिस्टेमोलॉजी जो हम बात करते हैं, जो ज्ञान और तर्क का विषय में हम पढ़ाई करके करते हैं,
और कुछ तर्क सिर्फ पैदा होने से हमारे अंदर एवोल्यूशन से, जैसे पानी गीला, वो कुत्ते को भी पता है, भले उसको भाषा नहीं आती, लेकिन ये सिर्फ शाब्दिक एग्रीगेट कर रहा है, उसको मतलब कुछ नहीं पता। और ये उसका रूल है, बहुत सारी रिसर्च है, मुझे एक के बाद एक मिली। और इसीलिए आप देख रहे हैं अब इंसिडेंट, जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो लोग सिर्फ उसी से बात करते हैं वो बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो जाते हैं, जबकि वो बात ऐसे करता रहता है जैसे उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो सिर्फ लिफाफा है। और ये जो कंफ्यूजन है हमारे लोग में, जो लोग समझ रहे हैं, जो बहुत सारे लोग गुमराह भी हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये सब गलत होंगे, खासतौर से इंस्टीट्यूशन वाले, क्योंकि देखिए सबके पास एक तो उतना समय नहीं और सबकी एपिस्टेमोलॉजिकल सेंस अलग अलग है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको जो जवाब मिल रहा है उसमें गलती क्या होगी पहचानने की, तो आप पता नहीं सकते कि वो सही बोल रहा है या गलत। और ये फंडामेंटल डिफरेंस है। हमें बेचे जा रहे हैं LLM, और उसकी शर्त क्या है, जो भारत सरकार भी कह रही है, ये लोग भी कह रहे हैं कि मानवता के सब सॉल्व हो जाएंगे, भारतीय कृषि की परेशानियां, भारत में लिंग भेद, जेंडर गैप सॉल्व हो जाएंगे, मेडिकल, ये LLM से नहीं हो सकते, क्योंकि उसको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस चीज का। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये आयोजन हुआ इसमें 2-3 बड़ी मूर्खतापूर्ण बातों पर हमें विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है आयोजकों की ओर से और सरकार की ओर से। हाँ। पहली बात तो ये है कि वो जो नेहा सिंह प्रोफेसर थी, उनको जिन पे कार्रवाई हुई, हाँ, ये कहा गया, उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने जोश में ऐसा कह दिया। मुझे लगता है उन्होंने कई बार उनको रिहर्सल कराई गई होगी कि ये हमारा यहाँ पर मेन नुमाइश रहेगी और इस पर आपको ऐसे ही बोलना है। हाँ, राइट। तो कम्युनिकेशन की प्रोफेसर भी थी, तो उनको बहुत ज्यादा मिस होने के चांसेस नहीं थे। बिल्कुल। और दूसरी बात वहां पर ये थी कि कैसे इतने बड़े आयोजन में अनवेरिफाइड लोग जो हैं इस तरह से दावे करने लगे। तो सरकार को जब 12 देशों ने, 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने वहां पर स्टॉल लगाए हों, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अगर वहां पर स्टॉल लगाए हैं, तो देश के लोग हैं, तो आप कंपनियों जो अपने देश की प्रस्तुत कर रही हैं और दावे कर रही हैं, तो उनके वेरिफिकेशन के लिए वहां पर कोई ना कोई एक नियम, पहली स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी कि आप क्या दिखा रहे हैं, वो लिस्ट तो होनी चाहिए थी आयोजकों के पास। सो अगर ये एम्बैरेसमेंट हुआ है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो मूर्खता है वो भी परिलक्षित हो रही है, या उससे अगर मूर्खता नहीं है तो फिर धूर्तता है, मतलब फिर वो कनिंगनेस है, अगर वो है तो ये चीज है। और अगर आप चाहे तो इस पे जो ये बात है कि किस तरह से हम फजिंग करते हैं डेटा की, तो उसमें अभी केवल एक गलघोटिया को या हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ना थोड़ा ज्यादती होगी। चाइना ने भी अपने पिछले कुछ वक्त में कितना डेटा और कितना चोरी की है इंजीनियरिंग का, रिवर्स इंजीनियरिंग के नाम पे। मतलब जो साउथ कोरिया ने कितना किया है, J-20 जो उनके फाइटर जेट थे, वो किस तरह से किस टेक्नोलॉजी की चोरी थे यूएस के, या रशिया के जो मिग थे शुरू में वो क्या थे, या पाकिस्तान में अब्दुल कादिर खान ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लाए वो कहां से लाए। तो ये पूरी दुनिया जहान में चल रहा है। वी शुड नॉट, मतलब इस पे बहुत हार्श होने की जरूरत नहीं। जरूरत ये है कि हम पाखंड ज्यादा करते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूं जो मैं लिख रहा हूं बिल्कुल जेन्युइन है, वो तो कभी हो नहीं सकता। और एआई ने आपको ये सुविधा दी है कि यू कैन वेरी कंफर्टेबली फेक, लेकिन ये कहना कि उसमें क्वालिटी सुधारने की गुंजाइश और बहुत कुछ करने की भी गुंजाइश है। और फाइनल चीज जो एक एनवायरमेंट जर्नलिस्ट होने के नाते सबसे बड़ा थ्रेट जो आ रहा है, जो हर तरह की एनर्जी यूज से है, वो लैपटॉप के यूज से भी है, मोबाइल फोन के यूज से भी है, वो एआई की इसीलिए है क्योंकि जब आप स्विच ऑन द एलेक्सा कहते हैं, स्विच ऑन टीवी एलेक्सा से कहते हैं, तो एलेक्सा तो स्विच ऑन टीवी नहीं करती ना, एलेक्सा सेंड्स ए कमांड टू सर्वर्स जो मल्टीपल जगह जाती है, इसलिए एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ता है। तो इस तरह से एआई जो है वो आपका इतना डेटा चर्निंग करता है, आप उसको लंबे 1-1, 2-2 पन्ने के प्रॉम्प्ट देते हैं, या हैवी पाइथन में काम करते हैं, जिस तरह से उसकी तैयारी करते हैं। सो ये एक एनवायरमेंटल चैलेंज तो हमेशा राइट। ये जो नेहा, जरूर किसी ने कहा होगा जो उससे रोज डील कर रहा है कि मैम या सर, ये जो है ना, इतना चिकना मॉडल स्टूडेंट बना ही नहीं सकते, ओके और इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड सुंदर रोबो जो भी स्टूडेंट असेंबल करेगा उस पे उसका ही हाथ होगा, वो उसका ये नहीं दिखेगा कि वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह चमक रहा है। और या इस पे स्टैंप है, तो आपने कहा आप छोड़ो, आप बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हैं, आप जाएंगे, आप बेहतर बोल देंगे। तो ये इसका प्रॉब्लम जो पूरे देश में हो रहा है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा चिंता का विषय लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक फील्ड है, खेत की तरह है, जिसमें नई पौध आती है। जब टीचर के पास ही रीढ़ की हड्डी ना रह जाए कि वो ये बात को कह पाए कि ये गलत है, ये नहीं हुआ है,
तो आने वाला जो पीढ़ी है उसको आप क्या बना रहे हैं ना, ये मेरा बहुत बड़ा फियर है एज अ टीचर। तो मैं नेहा का गलती नहीं मानती, हाँ नेहा की यही गलती है कि बगैर, क्योंकि अगर मैं देखूं कि अगर आप ऐसे प्रोफेसर को लेकर आते जिसने उसके साथ काम किया तो वो शायद बातचीत में मैनोवर कर पाता, है ना। और वो अगर आपको डेप्थ में पूछ लिया जाता तो वो भी उसके दो जवाब होते। ये कहती कि नहीं मैं तो उस डिपार्टमेंट की ही नहीं हूं, मैं इतना ही बता सकती हूं। तो क्यों यूनिवर्सिटी ने उसको चुना? ये यूनिवर्सिटी का दोष मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल हमारे देश में, और ये सर कहेंगे हर जगह, नीचे वाले का पत्ता काटा जाएगा। जब उस पे एक्स गिरेगा तो ये किसका फैसला था कि इसमें इस डिपार्टमेंट का नहीं, इस डिपार्टमेंट की महिला जाएगी या इस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जाएगा, ये फैसला किसका था? सुप्रीम कोर्ट का एक ओरल ऑब्जर्वेशन आज आया है जिसका जिक्र शार्दुल ने हेडलाइन में किया कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि ये जो फ्रीबीज का कल्चर है या जो नगद देने की घोषणाएं हो रही हैं हर राज्य सरकारों द्वारा, ये एक तो बुरी तरह से राज्यों को कर्ज में डाल देगा, उन पूरे विकास को बाधित करेगा आगे चलकर, और ये नेशन बिल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस है इसको पूरी तरह से खत्म कर सकता है। और ये तुष्टीकरण है कि आप हर आदमी को एक तरह से, चाहे वो सक्षम है चाहे सक्षम ना हो, सबको एक झंडे से एक डंडे से हाँक रहे हैं और सबको फ्री बीस की सुविधाएं दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं या कोई स्कीम्स का लाभ दे रहे हैं। तो फंडामेंटली इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की इस बात से और ये जो आया है वो खासकर चुनाव के पहले जो दी जाने वाली घोषणा उसकी बात है कि चुनाव से पहले जो 2,500 रुपये महिलाओं को या 5,000 रुपये या कुछ और चीज़ें कुछ देने का, इस पर उनका ऑब्जर्वेशन है जो कि फंडामेंटली जिसके सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में जो ये ऑब्जर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक तरह से खिल्ली उड़वा ली है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत सैंक्टिटी वाली, जो बहुत पवित्र ऐसी चीज़ मानी जाती है जिसका सम्मान करना, जिसका पालन करना हर पॉलिटिकल पार्टी, हर सरकार का दायित्व होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के दौरान 40-45 लाख लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए नगद जा रहे थे वोट पड़ने से 4 दिन पहले तक। बिहार का जो चुनाव है, पहले फेज का वोटिंग मतदान के 4 दिन पहले, नेक्स्ट फेज की वोटिंग से 3 दिन पहले लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए जा रहे हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की क्या कीमत रहेगी, क्या उसकी वैल्यू रहेगी, क्या उसकी गरिमा रहेगी? और तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इतने ज़्यादा, जो अब इस ऑब्जर्वेशन में जो मोरल ग्रैंड स्टैंडिंग दिखती है या बहुत बड़ी नेशन बिल्डिंग जैसा शब्द इस्तेमाल किया आपने, और वहां पर सीधे सीधे दिख रहा है कि 4 दिन बाद मतदान होना है, तब आप खड़े होने और तब आप वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में नाकाम रहे। तो 2 बार आपने फेल किया है, और फेल किया है इस देश के लोगों को, उनके मैंडेट को, और इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों को आपने एक तरह से एक उस समय छूट मिली है। जब ममता बनर्जी बनी थी रेल मंत्री, अतुल बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गंभीर न हो जाए, तो सारे पत्रकारों से मैंने कहा यार तुम तो बात बड़ी करते हो फ्रीबी की, और अभी जब रेल मंत्री ने टिकट जब वो बना पास का एक ऑफर दिया था उन पत्रकारों को जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं, कोई पत्रकार ऐसा नहीं था इंक्लूडिंग मी जिसने वो एक्रीडेशन का फायदा न उठाया, और उसके बाद जो कभी नहीं गया उसने भी गोवा और त्रिवेंद्रम की यात्रा की उसके बाद, क्योंकि दैट वाज ह्यूज डिस्काउंट। तो हम फ्रीबी को लेने में हमारे मानदंड बड़े पाखंड वाले हैं जैसे दूसरी जगहों में। ठीक बात। लेकिन ये मामला गंभीरता से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब आता है तो फिर वो निचली कोर्टों के लिए एक नजीर बन जाता है, वहां भी सुनवाई नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट से आप ये बातें सुनते हैं, भले वो वर्डिक्ट का हिस्सा ना हो, उसके ऑब्जर्वेशन का भी हिस्सा है, तो कौन सा जज है हाई कोर्ट का जिसे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना है और वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच को, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। और तीसरी बात जिसका जिक्र आपने किया कि ये एक कल्चर जो बन गया है कि ब्लेटेंटली दिया जा रहा है चुनाव के दौरान, और कोई उस पे कोई ऐसी नीति नहीं है कि उसके आगे कि उसके आगे आप क्या करेंगे, चुनाव के बाद क्या करेंगे, फिर अगले चुनाव के लिए करेंगे, अभी बंगाल में फिर दूसरे चुनाव के लिए करेंगे, तो दूसरी पार्टियां भी वही करेंगी। और ऐसा नहीं कि इस 2014 से पहले नहीं होता था, लेकिन अब बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रही है चीजें। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें मुझे याद है, हालांकि मैं तो पत्रकारिता में नहीं था, 2006 में शुरू हुआ था और टीवी बांटे थे तमिलनाडु में डीएमके ने। उसके बाद जयललिता आई थी, उन्होंने मिक्सर बांटे थे, मंगलसूत्र बांटे थे, पता नहीं क्या क्या बांटे थे, और ये तमिलनाडु में उसके बाद हो गया था कि अब रिफॉर्म बंद है। और ये तमिलनाडु का ही केस है इनफैक्ट जिस पर टिप्पणी की है, और ये तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स में 2024 में किया गया, सबको फ्री बिजली देंगे सबको, तो ये सब फ्री में बांट रहे हैं। उसकी वजह जो हमने पहले विषय में बात की कॉलेज वाले में, सरकारें अपना काम ठीक से नहीं कर रही,
ना वो शिक्षा दे रही, सुरक्षा दे रही जो मोहताजी ना हो। तो पब्लिक जो वंचित है उसको एक मौका मिलता है, तो ये अब ट्रांजैक्शनल हो गया। और ऑफ कोर्स समय के साथ हर ताकतवर व्यक्ति अपने टूल बेहतर करना चाहता है, तो अब वो डायरेक्ट कैश पे आ गया, पहले थोड़ा बहाना था। ठीक है। पर ये 2006 से जो शुरू हुआ ये बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि इससे एक क्या होगा ना, आपके अंदर फिर रिफॉर्म की एक तरह से ललक, अच्छे गवर्नेंस के इम्पेटस ही खत्म हो जाएगा। कुछ जरूरत ही क्या है भाई, जब चुनाव आएगा हम 20,000 रुपए दे देंगे, अभी 10 दे रहे हैं तो 25 दे देंगे। एक बड़ा लगाम मेरे ख्याल से तब लगेगा जब इस तरह के जो फ्रीबीज के बाद भी कोई सरकार की बड़ी जो है जोरदार हार होती। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ फ्रीबीज से ही कोई सरकार जीत जाती है, लेकिन ये फैक्टर रहता है। पर अभी तक तो यही है कि उनके फेवर में ही गया है, तो ये फिर है। और फिर ये कॉम्पिटिटिव हो गया है ना। हाँ। ये कॉम्पिटिटिव हो गया है कि ये जो सरकारें हैं, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो तो दे रही हैं, लेकिन जो अपोजिशन में है वो उससे बड़ा दे रहे हैं। तो अब वोटर का है कि जो आ रहा है वो आने दो जो है वो निश्चित है। वो जो निश्चित है, अपोजिशन आके क्या करेगा पता नहीं। जहाँ से चल रहा है। और दूसरा ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आसान भी है। और ये सिर्फ कैश ट्रांसफर में नहीं है, नौकरियों में हम जो है 50 लाख नौकरी देंगे तो हम 1 करोड़ देंगे, और कहाँ से देंगे कुछ नहीं पता। मतलब फ्रीबीज को कैसे डिफाइन करेंगे? जब पूरे देश में न्यू पेंशन स्कीम है तो एमपीज के पास ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों हो? क्या वो फ्रीबी नहीं है? या आपके पास कार का होना या आपको बंगलो मिलना सैलरी के साथ साथ, क्या ये फ्रीबी नहीं है? एक डिग्निटी ऑफ लाइफ और एक मिनिमम तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है लोगों को। और मुझे लगता है मनरेगा जैसी स्कीम्स के साथ भी जो खिलवाड़ हो गया वो बहुत दुखद है। मनरेगा जो राइट टू एजुकेशन है या आपका पब्लिक हेल्थ को, अगर आप इन सब को स्ट्रेंथन करेंगे तो मुझे लगता है कि फ्रीबीज, जिसको आप फ्रीबीज कह भी रहे हैं कि आपने किसी स्कीम के तहत कुछ रुपया दिया, उसको आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको स्कॉलरशिप की तरह भी इनको देखना होगा कि एक गरीब परिवार में बेटी को पढ़ाने का क्या तरीका है। अगर यहाँ पर बस राइड में अगर आप ये कहेंगे कि महिलाओं को टिकट नहीं लेना पड़ेगा या मेट्रो का टिकट, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। या आप ये सोचेंगे कि किसी सरकार ने ये भी किया कि लड़कियों को साइकिल बांट दी, अपने आप में एक ये बहुत बड़ा सिंबल है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये चीज़ को गलत नहीं मान रही हूँ कि हमारे पास कुछ व्यवस्थाएं हों ताकि एक मिनिमम सबके पास रोटी रोज़ी का, हाँ उनको मनरेगा से आप काम देकर, अभी तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन ही हुआ है कि जो मनरेगा में चेंजेस हैं क्या वो इंश्योर करेंगे मिनिमम वर्क एंड ऑल। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी शिकायत है वो वहीं से शुरू होती है कि जानबूझ के अगर किसी व्यवस्था में 5 महीने तक रुपया रोका गया और फिर सडनली रिलीज़ हुआ तो उसके ऊपर सवाल होना चाहिए, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पर अगर अपने आप में कोई अच्छी स्कीम है जो एनेबलिंग है, मुझे नहीं लगता है कि उसको एक फ्रीबी की तरह देखना चाहिए। फाइनली एक गरीब आदमी भी सेल टैक्स देता है। ये रुपया सिर्फ अमीर लोगों, इनफैक्ट अमीर जो आपने करोड़ों अरबों रुपया, कितने मुझे तो जीरोस भी काउंट नहीं होते जितना हमने लोन माफ कर दिया, क्या वो फ्री भी है या वो फ्री भी नहीं है? मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।